हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीवा पीसीएस पे। आज हम लोग एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में सेट नंबर 17 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग 16 सेटों का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टोटल 133 सेट है दोस्तों। तो एग्ज़ाम से पहले इन सारे सेटों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सभी सेट को देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वह रिपीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले सेट में करवा दिए हैं, इस सेट में भी है। तो प्रत्येक सेट को देखने से यह होगा कि सारे क्वेश्चन का रिवीजन होते जाएगा। अब बार बार कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो वह ऑटोमेटिक रटा जाएगा। देखते हैं, यह जो क्वेश्चन है वह 4/2/2021 में एग्जाम हुआ था और यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम जीके जीएस और करेंट को अपडेट करके एनालिसिस करते हैं। तो मैथ रीजनिंग आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो MPEG जो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? तो भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य बिंदु था कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य और खनन माइनिंग आता है, इसको याद रखिएगा। अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत पीटी नेहरू के द्वारा किया गया था, क्योंकि उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इनको याद रखिएगा। और यह पहली पंचवर्षीय योजना जो था वह 1951 से 1956 के बीच चला था। यह पंचवर्षीय योजना हेरोड डोभर मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना का देखरेख और कार्यक्रम का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, जो प्रत्येक 5 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करता था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च, याद रखिएगा, 1950 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वह देश के प्रधानमंत्री होते थे। इसी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान जो था उसका प्राचीन नाम जो था वह फारस था। 1935 तक, याद रखिएगा, 1935 तक ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है, याद रखिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान है। प्रमुख धर्म जो है यहाँ इस्लाम धर्म, ईरान में प्रमुख इस्लाम धर्म निवास करता है। यह जो है वह शिया, इस्लाम में 2 संप्रदायों में बांट दिया गया है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो यह शिया बहुल क्षेत्र है, इसमें शिया समुदाय को मानने वाले की अधिकता अधिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग ईरान की थोड़ा सा और बात करें तो ईरान की जो सीमा है वह 7 देशों से जुड़ती है। ईरान की सीमा जो है वह 7 देश, याद रखिएगा, कितने देश दोस्तों? 7 देश, 7 देशों से इसकी सीमा लगती है। और इसकी नई मुद्रा जो है वह तोमान है। तोमान मुद्रा याद रखिएगा, नई मुद्रा तोमान है ईरान का। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है वह मसूद पेजेशकियान 9th क्रम का है। इनका नाम याद रखिएगा, मसूद पेजेशकियान, जो कि 9वें क्रम का राष्ट्रपति हैं।
अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 2010 का जो एक्सेल सीट है इसमें 16,384 कॉलम पाए जाते हैं एक सीट में। 2003 में अगर बात कर ले दोस्तों क्रम की, तो 2003 के एक्सेल क्रम, 2007 और 2010, इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो रो और कॉलम होता है, तब टोटल सीटों की संख्या को हम लोग पता करते हैं। तो इसमें रो की जो संख्या थी वो 65, याद रखिएगा 65,536, और कॉलम जो था वह था 256। 2007 की अगर बात करें तो 10, 48, 576, और इसमें था 16,384, इसको याद रखिएगा। और इसमें था 10, 48, 576, सेम था 2007 और 2010 में रो की संख्या, और कॉलम भी सेम था 16,384। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कॉलम की संख्या कितना था, तो 16,384। 2007 और 10 दोनों सेम था, 2003 में अलग था, तो उसको भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों का अधिकार पत्र दिया था, जो पूर्वी देशों के साथ वह अपना व्यापार कर सकते थे। 1613 में शाही फरमान जहांगीर ने दिया था, जिससे वह अपना अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा 1613 में अस्थायी कारखाना, और यह सूरत में स्थापित किया था। और जहांगीर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान किसने दिया था? तो यह शाही फरमान, जिसको गोल्डन फरमान के नाम से भी जानते हैं, यह जहांगीर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, पश्चिम बंगाल ढाका, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, और यह पश्चिम बंगाल ढाका में हुआ था। इसके संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां थे, याद रखिएगा आगा खां और सलीम उल्लाह खां, ये दोनों इसके संस्थापक थे, और अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां थे। क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। 1908 में जब अमृत अधिवेशन हुआ तो उस समय यह अध्यक्ष सैयद अली इमाम बने। 1908 का जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ, यह अमृतसर कहाँ है दोस्तों? तो अमृतसर पंजाब में है, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1908 में जब अमृतसर अधिवेशन हुआ तो इसमें अध्यक्ष सैयद अली इमाम बने। उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन की मांग किया गया था? तो यह 1908 के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। इस पृथक निर्वाचन की मांग जो किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, वह 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा पूरा किया गया था। कितने क्वेश्चंस को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है तो उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोल मिशन का नाम क्या है, जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो एस्ट्रोसैट एक ऐसा मिशन था जिसका लक्ष्य कंबाइंड रूप से एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड को अध्ययन करना था। यह जो था इसरो के द्वारा 2015 में सतीश धवन केंद्र से, याद रखिएगा कि एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV, याद रखिएगा किससे लॉन्च किया गया था? C630 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म होता है।
तो इसके द्वारा एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसैट ऐसा मतलब कि कह सकते हैं कि जो यान था जिसको हम लोग प्रक्षेपित किए थे कि यह कंबाइंड रूप से एक्सरे को, ऑप्टिकल्स को और यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को, ये तीनों को एक साथ अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। इसरो की अगर बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और इसके वर्तमान अध्यक्ष डी नारायणन है, याद रखिएगा, डी नारायणन, जो कि 11वें क्रम की है, तो इनका क्रम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो उसको आणविक जाति वृत्त कहा जाता है, मोलिक्यूलर फेलोजेंसी। तो आणविक जाति वृत्त जो है वह जीव जो दूर के संबंध है, जो नजदीक से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो इसके जो कह सकते हैं कि इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था मार्की क्यूलर, एक था फिलोजिनी ने डीएनए को, जब उन्होंने डीएनए के माध्यम से यह बताया कि जो दूर के संबंध है उसमें डीएनए के अधिक अंतर होंगे, और जो नजदीकी का संबंध है जैसे भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, तो ये सब में जो नजदीकी का संबंध है उसमें डीएनए का 9 के बराबर अंतर होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन जो दूर के संबंधी है उनमें डीएनए का अधिक अंतर होता है। इसी डीएनए के पहचान से आपराधिक मामले या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट, तो किस वंश का है, किसका डीएनए है, तो इसमें अज्ञात बच्चों को पहचानने में, ये सब में डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। तो इसको याद रखें, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई न्यूक्लिक एसिड, तो इसको भी याद रखिए। डीएनए जो होते हैं वह प्रोटीन के खंड से बने होते हैं, इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लालडेंग, इनका नाम याद रखिएगा। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो स्टैटिक का क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएगा तो रिवीजन से याद हो जाएगा दोस्तों। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो थे उनके संस्थापक लालडेंग थे, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। यह जो एक थे वह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक थे, कि राष्ट्रवादी राजनीतिक के तौर पे भी काम करते थे। इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना किए थे, तो ये थे लालडेंग, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? तो एक से अधिक टाइम जोन का पालन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा किया जाता है। विश्व में टोटल 24 टाइम जोन है, इसको याद रखिएगा कि विश्व में टोटल 24 टाइम जोन है। तो यह टाइम जोन जो है वह फ्रांस जो है वह 12 टाइम जोन को फ्लो करता है। तो फ्रांस जो है वह 12 टाइम जोन को फ्लो करता है, और यूएसए 9 टाइम जोन को, यूएसए 9। फ्रांस अगर ऑप्शन में रहता है दोस्तों तो फ्रांस ही आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में फ्रांस नहीं है इसलिए यूएसए आंसर होगा, क्योंकि यूएसए जो है वह 9 टाइम जोन को फ्लो करता है और फ्रांस 12 को, रूस 11, याद रखिएगा ये सभी पूछा जा सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रूस 11 टाइम जोन को फ्लो करता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है आपका, ऑस्ट्रेलिया 3 टाइम जोन को फ्लो करता है। फ्रांस में सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार के कारण 12 टाइम जोनों का फ्लो किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। टाइम जोन जो होता है दोस्तों, अधिक देशांतरीय विस्तार होने के कारण एक से अधिक टाइम जोनों में बांटा जाता है। भारत का जो मध्याह्न रेखा है दोस्तों, जिससे हम लोगों का टाइम जोन निर्धारित होता है, वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसको हम लोग मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो यह जो है वह ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटा। अगर 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाते हैं तो टाइम जोन बढ़ता है, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाते हैं तो टाइम जोन घटता है।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी लगा होता है उसकी जो इकाई है इस चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है, तो योटाबाइट। योटाबाइट जो है वह सबसे बड़ा कंप्यूटर की मेमोरी की मापने की इकाई है। अगर हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की मापने की इकाई की बात करें तो 8 बिट्स, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 8 बिट्स में 1 केबी होता है और 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी बराबर, ये तो मोबाइल में भी यूज करते हैं तो आप लोग को याद होगा, 1 जीबी होता है। और 1024 जीबी में 1 टीबी होता है, टेराबाइट। और 1024 टीबी में, याद रखिएगा 1024, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। 1024 टीबी जो होता है इसमें 1 पीबी होता है, पेटाबाइट। और 1024 पीबी में 1 ईबी होता है, एक्साबाइट। और 1024 ईबी में 1 वाईबी होता है, जिसको हम लोग योटाबाइट कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। कंप्यूटर की अगला हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का जो मेमोरी चिप बना होता है वह सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को, या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर में 2 तरह का मेमोरी लगा होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो भारत के द्वारा सबसे छोटा विश्व के जो अंतरिक्ष यान था वह था स्प्राइट्स। स्प्राइट्स जो था वह विश्व के सबसे छोटा अंतरिक्ष यान था। यह पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता थे उन्हीं के द्वारा यह मिशन को, अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। तो याद भी रखिएगा कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और यह पीएसएलवी के द्वारा भेजा गया था। पोलर, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो अजंता की जो गुफाएं है वह जातक कथाएं को निरूपित करती है। जातक कथाएं जो है वह बौद्ध धर्म का प्रमुख कथा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, याद रखिएगा कि अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह बघोरा नदी के किनारे है। ये नदी का नाम पूछा जा सकता है, वाघोरा नदी, याद रखिएगा यह वाघोरा नदी के किनारे है अजंता की गुफाएं। और यह वाकाटक की राजा के द्वारा बनाया गया था। इसका वर्णन, याद रखिएगा, वाकाटक, क्वेश्चन पूछ देता है कि किस संप्रदाय के द्वारा, किस वंश के द्वारा, तो वाकाटक राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसका जो अजंता की गुफाएं हैं उसका वर्णन फाहियान हेनसेन की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था, जबकि हेनसेन जो भारत यात्रा किए थे वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों आपसे कहिएगा कि 1955 में हुआ था, तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1806 होगा। क्योंकि एसबीआई की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इस 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना। और 1840 में, ध्यान से देखिएगा, बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुआ था, मुंबई 1840 में। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ था। 1840 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुआ था। इन तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से बनाया गया। और 1921 के बाद 1955 में इसका नाम चेंज करके एसबीआई कर दिया गया। तो इसका भी नाम याद रखिएगा कि 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया इंपीरियल बैंक का, और इसका नया नाम एसबीआई
कर दिया गया। तो ऑप्शन में 1955 नहीं होने के कारण सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था, इसलिए एसबीआई की स्थापना 1806 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2018 में, याद रखिएगा उस समय का करेंट है दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो यह थाईलैंड में हुआ था। 12 लड़का फंस गया था, तो उसमें से निकालने के लिए एक अभियान चलाया गया था जो कि बहुत फेमस हुआ था विश्व स्तर पर। तो यह थाईलैंड में हुआ था, टैमलोंग गुफा, जो कि थाईलैंड में है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा कि टैमलोंग गुफा यह जो है कहाँ है? तो यह थाईलैंड में है। इसी गुफा में जो फुटबॉल के खिलाड़ी थे और 12 फुटबॉल के खिलाड़ी फंस गए थे, उन्हीं 12 फुटबॉल खिलाड़ी को निकालने के लिए जो अभियान चलाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह फेमस घटना बन गया था। तो याद रखिए किस गुफा? टैमलोंग गुफा। अगला क्वेश्चन है कि G7 क्या है? तो G7 जो है वह IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। यानी कि विश्व में जो वैसे 7 देश जो विकासशील है, जो विकास के रास्ते पे हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, उन देशों का समूह है। G7 की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। इसमें 7 देश कौन कौन थे? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए और कनाडा। तो ये 7 देश थे और सातों देश का नाम आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए और कनाडा। कनाडा से दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा कनाडा का है। अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो है वह असम में पाया जाता है। असम की काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा ये कहाँ है? असम में है। इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इस पार्क को 1974 में राष्ट्रीय घोषित किया गया था। इसकी स्थापना 1974 में हुआ था और 1985 में इसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिया गया था। और जब यह 1974 में राष्ट्रीय घोषित हो गया तो 1985 में, याद रखिएगा 1985 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में, और राष्ट्रीय स्तर की घोषित 1974 में। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो पेंच, टाइगर रिजर्व, पन्ना, ये सभी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? सफल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले सफल कारखाना मुंबई में 1854 में, याद रखिएगा कि मुंबई में 1854 में किया गया था, जो कि सफल कारखाना था। 1818 में कलकत्ता में किया गया था। 1818 में कोलकाता में किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था, यह असफल हो गया था। और 1854 में मुंबई में किया गया था और यह स्थापना कावसाजी नाना भाई के द्वारा किया गया था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। मुंबई जो है अगर हम लोग बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा कि सफल कारखाना 1854 मुंबई में किया गया था। मुंबई को हम लोग सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ सूती वस्त्र अच्छे मिलते हैं। जबकि रेशम साड़ी के लिए बनारस फेमस है, तो इसको भी याद रखिएगा। और 1856 में, जब यह 1854 में इसकी स्थापना हुआ, तो यह 1856 में अपना उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई में पहली कपास मिल की स्थापना हुई थी, वह उत्पादन कब से शुरू किया? तो यह 1856 से अपना उत्पादन शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अगर हम लोग बात कर लें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में है। इसमें राज्यसभा के बारे में चर्चा किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता है और इसका कार्यकाल कह सकते हैं कि अनंत होता है, क्योंकि यह विघटन होता ही नहीं है तो फिर इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं कर सकते, यह अनंत होता है। और इसके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य नियुक्त होते हैं, नया नियुक्ति होती है और 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट कर सकते हैं कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 100 इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा भंग नहीं होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 83 के 1 में है। अगला क्वेश्चन, वंशगति नियम की खोज किसने किया था? तो यह मेंडल के द्वारा किया गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यह वंशानुगति की खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। डार्विन के पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पढ़ने के बाद पहला प्रयोग जो था वह 1864 में जीव विज्ञान के सिद्धांत का वर्णन किया गया। तो यह सिद्धांत जो है जीव विज्ञान का वह डार्विन के बुक 1864 में वर्णन किया गया था। ह्यूगो डी व्रीज की अगर बात करें, चार्ल्स डार्विन इन्हीं का पुस्तक है दोस्तों, और ह्यूगो डी व्रीज जो थे वह उत्परिवर्तन के सिद्धांत को दिए थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वह द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के पढ़ने के बाद इस वाक्य का प्रयोग सबसे पहले 1864 में किए थे। तो इनको भी याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत या सापेक्षता के सिद्धांत E = mc² दिया गया था। आर्किमिडीज जो थे वह उत्प्लावन बल के सिद्धांत को दिए थे। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वह समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से इन व्यापारों को किया जाता है। समुद्री माध्यम से व्यापारों को करना थोड़ा सस्ता और आसान होता है, जिस कारण इसी माध्यम से बाकी और देश भी करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन रामवांजी सुतार के द्वारा किया गया था, जो कि यह विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति में गिना जाता है। विश्व के सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में गिना जाता है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में स्थित है, जो कि जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों बोलने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होता है तो इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि बोलने के समय कुछ एक्स्ट्रा भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शौकत अली। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुआ था। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत किया गया था, और इसका उद्देश्य जो था वह तुर्की में खलीफा पद को पुनः स्थापित करना और वहाँ राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिबंध को हटाना। जो वहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था उस प्रतिबंध को हटा देना, और तुर्की के जो खलीफा के पद था उस जो हटा दिया गया था उसको फिर से वहाँ स्थापित कर देना। यह 1919 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे 26 जनवरी 1930 को। 1929 के हुआ था लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया था और रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर इन्होंने भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया और इन्होंने घोषणा कर दी कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। तो उस दिन हम लोग 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। इसी दिन को याद करने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को जब बनकर तैयार हो गया तो उस समय लागू नहीं किया गया और इसी दिन को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? यह परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित होने का कारण यह है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अगर किसी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो वह जो बच जाता है वह अगली कक्षा में चला जाता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम लोग कुछ दिवस की बात कर ले तो 10 अगर जनवरी में हम लोग बात करें कुछ दिवस की तो 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। मार्च की अगर हम लोग बात कर ले तो 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को झंडा दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। बहुत सारे दिवस कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। तो भारत का जो पूर्वी तट है वह निम्न अवसादी तट है। इसमें ज़्यादा अवसाद नहीं होता है क्योंकि यह जो है अधिकांशतः जो बंगाल की खाड़ी में नदी घेरती हैं तो वह जो नदी होती हैं वह अवसाद का निर्माण करती हैं जिससे डेल्टा बनता है और ये नदी में गिर जाती हैं। पूर्वी तट जो है वह स्वर्णरेखा नदी टू कन्याकुमारी, याद रखिएगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो यह पूर्वी तट जो है उसका निर्माण जो है वह स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक के तट को पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। तो ये समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार जो है वह खराई ऊंट के लिए भोजन का मुख्य अवयव है कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि यही समुद्री खरपतवार को ही खाते हैं खराई ऊंट। खराई ऊंट जो है वह गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। इसे तैरने वाला ऊंट भी कहा जाता है क्योंकि यह तैरता है, इसलिए इसको तैरने वाला ऊंट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो यह था अल-बरूनी। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था जो कि उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इसने किताब उल हिंद की रचना की थी। तो इसको भी याद रखिएगा कि किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया था। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो अनटचेबल और कूली उपन्यास के लेखक मुल्कराज आनंद है। अनटचेबल जो उपन्यास है
उसका प्रकाशन 1935 में हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। इनका अगर मुल्क राज आनंद की और उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो और है एक एक्टर्स द ब्लैक वाटर, द विलेज टू लिव एंड लिव, तो ये सब इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।